डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर 11 में, जैसा कि मैंने लेक्चर 10 के अंदर आप लोगों को बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। उसमें जो लेक्चर 10 था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है ब्रिक का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक अच्छी ब्रिक के लिए, वो हम लोगों ने उसके अंदर पढ़े हैं, उनके फंक्शंस देखे हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस देखे हैं कि वो सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं ब्रेक के लिए। तो वो सारी चीज़ें पढ़ी। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ब्रिक जो होती है, ब्रिक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते हैं और उनका रोल क्या होता है वो भी मैंने बताया। आज हम लोग देखेंगे कि ब्रिक को एक्चुअली में जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनके अंदर प्रोसेस क्या क्या होती है, क्या क्या हम लोग टूल्स यूज करते हैं, कौन कौन सी मशीनरी यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उसके अंदर कौन 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 से, जैसे देखा जाए तो स्टेप्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसी लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम आउटलाइंस अगर हम देखें इसकी, इस लेक्चर की, तो हम लोग लर्निंग आउटकम्स अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों को जो नॉलेज गेन होगा वो क्या होगा, क्या क्या चीज़ आप सीखेंगे। फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पढ़ेंगे। फिर आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू टॉपिक, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। द रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें आप अगर देखें तो आज के लेक्चर के बाद आप जब लेक्चर के बाद जो नॉलेज गेन करेंगे वो करेंगे कि आपको पता हो जाएगा कि ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती हैं, उन प्रोसेस के बारे में समझना, कैसे प्रोसेस होती है, क्या क्या मशीनरी यूज होती है। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं वो टेक्निक कौन कौन सी हम यूज करते हैं। देन आप फिर कुछ रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स इससे कनेक्ट करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप आज के इस लेक्चर में समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो आपको जस्ट मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट मैं आपको एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स होती क्या है। और बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल मीन्स कि आपको सारी चीज़ पता है, बस उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा टेक्निकल वे का यूज़ करके और उसको समझना है। बाकी आप लोग सभी इन सब चीज़ों से अवेयर हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग सारी चीज़ें प्रॉपर विजिबल कर सकते हैं, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड रहती हैं, हम लोग जनरली देखते रहते हैं दिनचर्या में। ये सारी चीज़ें ही हमें पढ़नी होती हैं, बस उसको थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म यूज करके उनका। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के अंदर हम अगर देखें तो कुछ प्रोसेस आपको दिख रही होंगी। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ का मतलब है कि जो सॉइल सैंपल प्रिपेयर करना है आपको, वो सॉइल का सैंपल प्रिपेयर कैसे किया जाता है, किस तरीके से, कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती हैं, उन सारी प्रोसेस को देखेंगे। देन जब सॉइल सैंपल प्रिपेयर हो जाता है सॉइल का, फिर उस सैंपल प्रिपेयर होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है मोल्डिंग प्रोसेस, फिर होती है ड्राइंग प्रोसेस, देन फिर होती है बर्निंग प्रोसेस, और फिर हम जाके ब्रिक बन जाती है। तो
इस तरीके से ये इतनी सारी प्रोसेस हम यूज करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ, देन मोल्डिंग, फिर ड्राइंग और बर्निंग। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ के अंदर हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे, इसके अंदर होती हैं सबसे पहले अनसॉइलिंग, देन डिगिंग, फिर क्लीनिंग प्रोसेस होती है, एक बीच में और भी प्रोसेस होती है क्लीनिंग, फिर वेदरिंग होती है, फिर ब्लेंडिंग होती है, देन टेम्परिंग प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस यूज होती हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ के अंदर। फिर जैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाता है सैंपल ब्रेक अर्थ से, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर उसकी मोल्डिंग की जाती है। मोल्ड के अंदर वो प्लेस किया जाता है, देन फिर मोल्डिंग हम देखेंगे, फिर ड्राइंग प्रोसेस, फिर मोल्ड के बाद ब्रेक बाहर आ जाएगी, फिर हम ड्राइंग प्रोसेस देखेंगे, और ड्राइंग प्रोसेस के बाद फिर हम पढ़ेंगे बर्निंग प्रोसेस, कि ब्रेक को बर्न कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ का मतलब है कि सैंपल जो जहाँ पे जो साइट है, जिस साइट पे आपको ब्रेक बनानी है, उस साइट पर आप जाके और पता करते हैं कि किस तरीके से ये साइट का नेचर क्या है, वहाँ पे जो मैंने सब्सटेंसेस बताया वो तो सारी प्रेजेंस नहीं है, चीज़ें प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी या नहीं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख कर और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ सेलेक्ट किया जाता है वो ग्राउंड। और जैसे ही ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया जाता है तो कितनी प्रोसेस होती हैं? 5 प्रोसेस। ये देख रहे हैं आप, एक इसमें क्लीनिंग और ऐड करना है अभी, तो 6 प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये 6 प्रोसेस हम वहाँ कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले जब प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ कर रहे होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनसॉइलिंग प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब है कि ग्राउंड पे आपको जिस ग्राउंड की सॉइल से आपको ब्रिक बनानी है, उस ग्राउंड की सॉइल को ऊपर से 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक बाहर निकाल के हटा देना। बोलने का मतलब क्या है कि एक कोई मान लीजिए कि कोई भी एक कंस्ट्रक्शन के लिए वो कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर से 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक की हमने सॉइल को हटा दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं अनसॉइलिंग। 20 सेंटीमीटर तक सॉइल को हटा देना, पूरे ग्राउंड की सॉइल को 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक हटा देना। देन फिर क्या होता है उसके बाद कि फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिगिंग प्रोसेस। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, और खुदाई करते हैं वहाँ से फिर सॉइल की, और मिट्टी को फिर बाहर निकाल के और बिल्कुल प्लेन एरियाज़ में 60 से 120 सेंटीमीटर, 60 टू 120 सेंटीमीटर हाइट के क्या लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं उस पर। पहले तो हमने 20 सेंटीमीटर की सॉइल को पूरे ग्राउंड में से इतनी डेप्थ तक की सॉइल को बाहर निकाल के फेंक दिया। फिर उसके बाद हमने खुदाई की, डिगिंग प्रोसेस की। जो सेकंड प्रोसेस है डिगिंग है, ये देख रहे हो डिगिंग। डिगिंग में हम लोगों ने क्या किया कि 60 से खोदने के बाद 60 से 120 सेंटीमीटर हाइट के ढेर लगा दिए और इकट्ठा कर दिया सॉइल को। फिर डिगिंग के बाद फिर क्या होता है, क्लीनिंग। इसके बीच डिगिंग के बाद एक प्रोसेस और ऐड होती है यहाँ पर बीच में, डिगिंग के बाद क्लीनिंग आप लोग ऐड कर लीजिएगा। क्लीनिंग में क्या करते हैं कि जो ढेर लगाए हुए हैं 60 से 120 सेंटीमीटर के, उनका एक बार फिर दोबारा से एक इन्वेस्टिगेशन टाइप का किया जाता है कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा घास फूस कंकड़ पत्थर इस टाइप का कोई भी मैटर रह तो नहीं गया है। तो एक बार दोबारा से उसका चेक किया जाता है, अगर उसके अंदर प्रेजेंस है तो फिर उसको हटा दिया जाता है।
उसको अगेन चेक किया जाता है। वैसे तो अनसॉइलिंग में जो 20 सेंटीमीटर की आपने पूरे के पूरे ग्राउंड की सॉइल निकाल के फेंक दी तो ऊपर वाले जितने भी मटेरियल हैं वो सारे हट गए होंगे, बट क्लीनिंग में एक बार दोबारा से चेक कर लिया जाता है जो ढील लगा रखे हैं 60 to 120 सेंटीमीटर की। तो क्लीनिंग प्रोसेस में अगेन चेक किया जाता है कि कोई बोल्डर्स, कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं है सॉइल के अंदर प्रेजेंस। फिर हम वेदरिंग प्रोसेस करते हैं। वेदरिंग प्रोसेस का मतलब है कि जो खुदाई की हुई, जो खोदने के बाद जो ढेल लगे हुए हैं उस सॉइल को कुछ वीक के लिए एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाता है। कुछ वीक तक जब खुला छोड़ देते हैं उसे, तो खुला छोड़ने पे क्या पता चलता है इससे कि इस पर कोई केमिकल इफेक्ट तो नहीं है, कि वेदर का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर वेदर का इफेक्ट पड़ता है तो फिर हम उस पर देखते हैं कि हाँ ये हार्मफुल सॉइल है, इसमें कुछ प्रेजेंस है। बट अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वाइट वाइट से पैचेस वगैरह आ जाते हैं सॉइल के ऊपर अगर कोई वेदर इफेक्ट है, तो अगर ये नहीं हो रहा है तो जो सैंपल है सॉइल का वो बिल्कुल सही है। देन वेदरिंग प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस होती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई भी, जो मैं जैसा कि मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, वो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कि एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए। सिलिका, जैसा कि मैंने लेक्चर 10 में बता रखा है आप लोगों को, सिलिका, एल्यूमिना, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होती हैं, ज़्यादा कम होती हैं, तो ये इनको ऐड करना या इनको रिमूव करना, जैसे मान लीजिए आपको सिलिका को ऐड करना है, तो फिर सिलिका ऐड जब आप करते हैं आर्टिफिशियली, तो फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग। या लाइम ऐड करना है या फिर आपको एल्यूमिना ऐड करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस का मतलब है कि एक तरीके से टेम्परिंग का मतलब है कि उसको हार्ड बनाने के पर्पज़ से, सैंपल को हार्ड बनाने के पर्पज़ से टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें या तो एनिमल्स की से या फिर किसी लेबर्स वगैरह, जो छोटी क्वांटिटी में बहुत कम स्केल पे जब ब्रिक हमें मैन्युफैक्चर करना हो, तो सॉइल सैंपल के ऊपर पाँव से चल के उसको अच्छे से नीडिंग करते हैं। नीडिंग मतलब होता है गूँथना, जैसे हम लोग आटे की गुथाई करते हैं, इसी तरीके से जानवर जो होते हैं उनको चला दिया जाता है या तो सैंपल के ऊपर, जिससे प्रॉपर तरीके से वो एक पेस्ट बन जाए सैंपल के ऊपर। तो ये नीडिंग प्रोसेस होती है बहुत कम स्केल पे जब ब्रेक बनानी हो, तो या तो एनिमल्स के द्वारा या फिर लेबर्स के द्वारा चलकर नीडिंग प्रोसेस हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, जो इन इन लोगों के द्वारा इम्पॉसिबल हो, कि ना तो वो एनिमल्स के द्वारा हो पाए और ना वो लेबर्स के द्वारा हो पाए, तब हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है पग मिल। नीडिंग प्रोसेस के लिए, गूँथने के लिए सैंपल को, जो सैंपल बन गया है आपके पास, उस सैंपल को प्रॉपर नीडिंग के लिए आप एक डिवाइस यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पग मिल। पग मिल का जो यूज होता है वो किस प्रोसेस के अंदर होता है? टेम्परिंग प्रोसेस के अंदर। ये पग मिल का यूज कहाँ होता है? टेम्परिंग प्रोसेस के अंदर। टेम्परिंग प्रोसेस में नीडिंग प्रोसेस के लिए एक तरीके से पग मिल का यूज होता है। पग मिल जो होता है, पग मिल के अगर हम हेड का और बॉटम का डायामीटर देखें, तो हेड का जो डायमीटर होता है वो होता है 1.2 मीटर और बॉटम का डायमीटर होता है 1 मीटर और इसकी हाइट होती है 2 मीटर। ये इसकी बेसिक डायमेंशंस होती हैं पगमिल की। अगर आप पगमिल को देखेंगे तो ये पगमिल होता है, देखिए इसकी हाइट 2 मीटर, ये 1 मीटर होता है इसका ये डायमीटर, और ये डायमीटर होता है इसका 1.2 मीटर। तो इस तरीके से पगमिल
होता है। और पग मिल में क्या होता है कि ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को डाल देते हैं, ड्राई सैंपल, और वाटर डाल दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ये शाफ्ट लगा होता है, वर्टिकल शाफ्ट। देखिए इस शाफ्ट में क्या होते हैं, नीड्स लगे होते हैं ब्लेड टाइप के। अब ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रहता है पूरा का पूरा, तो ये मैनुअली भी रहता है बट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड यूज होने लगा अब। तो इलेक्ट्रिकली जैसे ही इसको चलाया जाता है तो ये पूरे के पूरे नीब्स जो हैं, ये ब्लेड ये घूमते हैं, और ये घूमेंगे तो ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, तो सॉइल की प्रॉपर नीडिंग हो जाती है। और जैसे ही नीडिंग हो जाती है तो इसको बॉटम से यहाँ से इसको क्या कर लिया जाता है, आउट, बाहर निकाल लिया जाता है सोई से। तो इस तरीके से जब अच्छी क्वांटिटी में आपको ब्रेक बनानी हो तो ये पग मिल का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परिंग प्रोसेस जो होती है, ये लास्ट प्रोसेस है। इसको मिट्टी को गूँथने के लिए, सैंपल बनाने के लिए, नीडिंग करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, उस डिवाइस का नाम होता है पग मिल। पग मिल का फंक्शन किस तरीके से होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, डायमेंशंस भी बता दी हैं। देन आप लोग फिर क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है मोल्डिंग। मोल्डिंग जैसे ही सैंपल प्रिपेयर हो गया, बन गया सैंपल, और जैसे ही सैंपल बन के तैयार हो जाता है ब्रेक बनाने के लिए, फिर हम लोग मोल्डिंग प्रोसेस करते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस जनरली टू टाइप से होती है। एक तो होती है हैंड मोल्डिंग, और सेकंड है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग दो टाइप से मोल्डिंग करते हैं। एक तो हाथ से हम मोल्डिंग कर लेते हैं, दूसरा मशीन से मोल्डिंग कर लेते हैं। हैंड मोल्डिंग अगेन टू टाइप से होती है, वो ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। हम हाथ से ग्राउंड पे भी मोल्डिंग करते हैं और हाथ से टेबल से भी मोल्डिंग करते हैं। देखिए मैंने कुछ जो ये आप इमेज देख रहे हैं, इसमें जो मोल्डिंग का टाइप यूज हुआ है वो यूज हुआ है ग्राउंड मोल्डिंग का। हैंड मोल्डिंग में जो टू टाइप्स होते हैं, हैंड मोल्डिंग कितने टाइप से होती है, मोल्डिंग होती कितने टाइप की है, टू टाइप की। पहली होती है हैंड मोल्डिंग और दूसरी होती है मशीन मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग जो होती है उसको फिर से एक बार क्लासीफाई किया गया, वो हैंड मोल्डिंग, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। तो ये हैंड मोल्डिंग में जो ग्राउंड मोल्डिंग होती है उसका एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, ग्राउंड मोल्डिंग का। इसी तरीके से ग्राउंड पे मोल्डिंग ना करके अगर टेबल पर मोल्डिंग की जाती है, तो बिकॉज टेबल पे जो मोल्डिंग करते हैं वो ग्राउंड मोल्डिंग के कंपैरिजन में वहाँ पर जो मोल्डिंग की जाती है वो ब्रिक्स अच्छी होती हैं, अच्छे क्लास की ब्रिक होती हैं। तो ये जो ग्राउंड मोल्डिंग है सबसे अगर हम देखें तो वो एक पुअरेस्ट टाइप की, बहुत ही पुअर ब्रिक यहाँ पर बनती हैं। हैंड मोल्डिंग का जो टेबल मोल्डिंग है, टेबल मोल्डिंग में थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है ब्रिक की, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक बनती है। बट ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड मोल्डिंग है। इसके बाद एक जो मोल्डिंग मैंने सेकंड बताई थी, दो टाइप की मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। ये मशीन मोल्डिंग है। इस तरीके से मशीन का यूज करके और मोल्डिंग प्रोसेस पूरी की जाती है। इसमें कोई भी लेबर्स वगैरह इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहता है। देखिए मशीन ये अपने आप ब्रेक बाहर निकलती आ रही हैं ये। तो ये मशीन मोल्डिंग है, जो ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग की जो सेकंड प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ के बाद मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस टू टाइप की होती है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग दो टाइप से होती है, मशीन मोल्डिंग तो ये हो गई है, बट हैंड मोल्डिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है, ये ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। तो इस तरीके से ब्रेक बन जाती हैं, चाहे वो हम हैंड मोल्डिंग का यूज कर रहे हो चाहे मशीन मोल्डिंग का यूज कर रहे हो, ब्रेक हमारे पास बन जाती है। बट मशीन मोल्डिंग से फर्स्ट क्लास, अच्छी क्लास की ब्रेक बनती हैं। ग्राउंड मोल्डिंग से बहुत ही पुअर क्वालिटी की ब्रेक
मिलती हैं। ग्राउंड मोल्डिंग से कभी भी फर्स्ट क्लास ब्रेक इम्पॉसिबल है मिलना। बहुत ही पुअर क्वालिटी की ब्रेक मिलती हैं इस टाइप की मोल्डिंग से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोल्डिंग क्या होती है। मोल्डिंग का मतलब है जब सैंपल, ये सैंपल प्रिपेयर जो है, ये सैंपल बना हुआ है, ये सैंपल मिला है हमें पगमेज से। ये जो सैंपल है, ये सैंपल हमें यहाँ से मिला हुआ है। यहाँ तो हमने ड्राई सॉइल और पानी डाला था, बट ये साफ्ट चला और ब्लेड चले तो हमें ये सैंपल मिल गया है यहाँ पर। अब इस सैंपल को इस मोल्ड में कनेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जब ये मोल्ड में डालेंगे तो इस टाइप से ब्रेक बन जाएगी। या इसी सैंपल को आपने मशीन में डाला तो ये टाइप की ब्रेक बन जाएगी। और इसी सैंपल को अगर आपने टेबल पे रख के ब्रेक बनाई तो वो टेबल मोल्डिंग की ब्रेक कहलाएगी। तो टेबल मोल्डिंग और ये ग्राउंड मोल्डिंग हैंड मोल्डिंग के टाइप होते हैं, और मशीन मोल्डिंग अलग से एक टाइप होता है। फिर आता है एक नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है ड्राइंग प्रोसेस। जो ड्राइंग प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है कि मोल्डिंग के बाद ब्रेक को सुखाने की प्रोसेस। तो मोल्डिंग के बाद 1-2 दिन तक थोड़ी सी छाया जहाँ रहती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट ना हो, ऐसी जगह पे 1 या 2 दिन तक ब्रेक को रखा जाता है। फिर इसके बाद स्टैक लगा दिए जाते हैं ब्रेक के, और उन स्टैक्स को 5-6 दिन तक ड्राई किया जाता है। जिससे क्या होता है, स्टैक्स इस तरीके से लगाए जाते हैं कि उसके अंदर देखा होगा जगह जगह पे स्टैक्स लगे होते हैं ब्रेक के, और कि उसके अंदर पूरी की पूरी एयर पास हो सके, और जिससे क्या हो कि प्रॉपर तरीके से उसका मॉइस्चर रिमूव हो जाए और ब्रेक प्रॉपर ड्राई कंडीशन में हो जाए। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, यानी लास्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस 2 टाइप से होती है, एक क्लैंप बर्निंग होती है और सेकंड होती है किल्न बर्निंग। क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग का मतलब है कि जो ग्राउंड मोल्डिंग से ब्रेक बनती हैं पुअर क्वालिटी की, उन ब्रेक को बर्न करने के लिए आप क्लैंप बर्निंग का यूज़ करते हैं। जो ब्लेजेस वगैरह में वो बहुत ही लो क्वालिटी की ब्रेक को बर्न करने के लिए यूज होता है क्लैंप। तो वो क्लैंप बर्निंग होता है। किल्न बर्निंग जो अच्छी क्वालिटी की फर्स्ट क्लास ब्रेक होती हैं, जैसे टेबल मोल्डिंग या फिर मशीन मोल्डिंग के थ्रू जो ब्रेक बनाई जाती हैं, उन ब्रेक को बर्न करने के लिए हम किल्न का यूज करते हैं। किल्न, क्योंकि ये गुड क्वालिटी ब्रेक होती हैं। तो इस तरीके से क्लैंप और किल्न बर्निंग होती है। अगर हम क्लैंप बर्निंग की बात करें तो एक क्लैंप होता है इस टाइप से, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से 15 डिग्री 15 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा झुका हुआ है 15 डिग्री पर। तो ये 15 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल सरफेस से झुका हुआ बना रहता है। ये ब्लेजेस वगैरह में यूज किया जाता है। इसमें एक लेयर फ्यूल की लगाई जाती है, तो उस दूसरी उसके ऊपर ब्रेक, फिर फ्यूल, फिर ब्रेक, फिर फ्यूल, फिर ब्रेक। फ्यूल के फॉर्म में इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं घास फूस, या फिर जो काउडंग्स वगैरह होता है, या बहुत ही पुअर क्वालिटी का फ्यूल यूज किया जाता है जो विलेजेस वगैरह में यूज हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो क्लैंप है उसको बनाया जाता है, और क्लैंप से फिर इसको ब्रेक को बर्न किया जाता है। इसमें जो फ्यूल की जो लेयर होती है अप्रॉक्स 60 से 65 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम ब्रेक की लेयर की बात करें तो 4 to 5 वे होते हैं, कोर्स लगे होते हैं इसमें ब्रेक के। और इसको अगर हम बर्निंग टाइम की बात करें क्लैंप के, तो कितना टाइम लगता है, तो इसको ब्रेक को बर्न होने में 2 मंथ का टाइम लग जाता है। इतना ही टाइम लगता है इसको कूल होने के लिए। और क्लैंप में एक टाइम पर 1000 ब्रेक को बर्न किया जा सकता है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियसली बताया हुआ है, और गुड ब्रेक की क्वांटिटी इनमें से बहुत ही कम निकलती है। तो एक टाइप से ग्राउंड मोल्डिंग को अगर हम बर्निंग के लिए बोलें तो क्लैंप
अच्छा वो रहता है कि इसको अच्छा मानते हैं। ये 15 डिग्री पर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। विलेजेस वगैरह में आप लोगों ने इसको देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट बर्निंग प्रोसेस होती है वो होती है किल्न बर्निंग। किल्न बर्निंग का मतलब है कि किल्न मतलब होता है बड़े बड़े जो भट्टे टाइप के होते हैं वो किल्न होते हैं। तो किल्न का मतलब है कि किल्न बर्निंग का कि फ्यूल अच्छी क्वालिटी का यूज होता है, कोयला यूज किया जाता है इसमें कोयल्स को, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रेक इससे बर्न होके निकलती हैं। ये किल्न जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला इंटरमिटेंट किल्न, सेकंड इज सेमी कंटिन्यूस किल्न, और थर्ड इज कंटिन्यूस किल्न। इंटरमिटेंट किल्न का मतलब है कि इसमें फ्यूल को रीयूज किया जा सकता है। फ्यूल जो होता है, फ्यूल को क्या कर सकते हैं, रीयूज। बर्निंग प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। तो बर्निंग प्रोसेस कितने टाइप से होती है, दो, क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग। तो क्लैंप बर्निंग को तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बता चुका हूँ। अब किल्न बर्निंग, तो किल्न बर्निंग होती है 3 टाइप से। जो किल्न होते हैं, किल्न्स होते हैं इंटरमिटेंट किल्न्स, सेमी कंटिन्यूस किल्न्स और कंटिन्यूस किल्न्स। तो इंटरमिटेंट किल्न का मतलब है कि इसमें फ्यूल को रीयूज कर सकते हैं, यानी एक बार ब्रेक को बर्न कर लिया फिर उसी फ्यूल से दोबारा से उसी फ्यूल से ब्रेक को बर्न कर सकते हैं, दूसरी ब्रेक को। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेक बर्न हो जाती हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है इसमें से, और दूसरी जो रॉ ब्रेक होती हैं उनको उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो उससे जो हीट होती है उसका यूज हो जाता है और फ्यूल को रीयूज कर सकते हैं हम लोग इसमें। इसमें जो टाइम लगता है ब्रेक को बर्न होने में, ओनली 15 डेज का टाइम लगता है, जिसमें 5 to 6 डेज लगते हैं पकने के लिए ब्रेक को बर्न होने के लिए, एंड 7 to 8 डेज लगते हैं उसको कूलिंग के लिए, कि अगर वो ठंडी हो जाती है तभी तो उसको निकाल पाएंगे, अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो पूरा टोटल टाइम लगता है इसमें 15 डेज। इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें प्रोडक्शन इसका कम रहता है, बट इसके फ्यूल को अगर ऐसी बात ऐसा कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किल्न का फ्यूल रीयूज हो सकता है, तो वो इंटरमिटेंट किल्स का फ्यूल रीयूज कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आता है सेमी कंटिन्यूस किल्न। सेमी कंटिन्यूस किल्न जो होता है वो किल्न होता है इस टाइप से। देखिए ये जो किल्न है, ये ये किल्न है सेमी कंटिन्यूस किल्न। इस किल्न का नाम होता है, इसका अगर एग्जांपल देखें सेमी कंटिन्यूस किल्न का, तो वो किल्न होता है बुल ट्रेंच किल्न, जो इंडिया में यूज होता है। अगर लार्ज स्केल पे आपको ब्रेक को बर्न करना है तो इसमें एक ट्रेंच टाइप का, पूरा ट्रेंच शेप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है किल्न का। लेंथ होती है वो 70 मीटर, विड्थ 6 मीटर एंड डेप्थ उसकी 2 मीटर ट्रेंच का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इनलेट होते हैं वो 4 to 8 होते हैं, और ऊपर से ये खुला हुआ रहता है, इसलिए बरसात के सीज़न में ये बंद रहता है किल्न। बाकी टाइम पर इससे ब्रिक को बर्न कर सकते हैं, इसलिए बरसात के टाइम पे ही बंद रहता है, इसलिए हम लोग इसे सेमी कंटिन्यूस किल्न बोलते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फर्स्ट क्लास ब्रेक निकलती हैं। अप्रोक्स इसमें से 10,000 के अप्रोक्स ब्रेक 24 आवर्स का टाइम लगता है बर्निंग प्रोसेस में, और निकाल सकते हैं। ओनली टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स का। इसी टाइप से बुल ट्रेंच किल्न जो है वो सेमी कंटिन्यूस किल्न है। और फर्स्ट क्लास ब्रेक को अगर हम इंडिया में देखें अपने यहाँ जो का यूज़ होता है वो इसी टाइप का किल्न यूज़ होता है, बुल ट्रेंच टाइप का किल्न। जो बुल ट्रेंच किल्न है वो इंडिया में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज़ अपने यहाँ पे बरसात कम होती है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर होती है, तो उस टाइम पर ये प्रोसेसिंग इसकी बंद रहती है, इसलिए हम लोग इसे सेमी कंटिन्यूस किल्न बोलते हैं। नेक्स्ट जो किल्न होता है वो होता है हॉफमैन किल्न।
हॉफमैन किल्न में क्या होता है कि ये कंटिन्यूस किल्न होता है। जो थर्ड कंटिन्यूस किल्न होता है, मैंने किल्न के 3 टाइप बताए हैं। इंटरमिटेंट किल्न, जिसको फ्यूल रीयूज हो सके जिसका। सेमी कंटिन्यूस किल्न, सेमी कंटिन्यूस किल्न में क्या होता है, बोल्ट रेंज किल्न, जो एक स्पेसिफिक टाइम पर बंद हो, बाकी टाइम इस पर बर्निंग प्रोसेस होती हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। अब आता है कंटिन्यूस, जो कभी भी बर्निंग प्रोसेस इसमें रुके ना। और कंटिन्यूस किल्न में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा कवर होता है, 12 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। तो एक दो चैम्बर में से डालने होते, फिर 3-4 चैम्बर में से पक रही होती है ब्रेक, फिर उसमें से कूल अगले चैम्बर में कूल हो रही होती है, फिर 2 चैम्बर में से निकाल रहे होते हैं। इस तरीके से पूरी एक प्रोसेस होती है 12 चैम्बर्स की। तो इस प्रोसेस में हम लोग यही करते हैं कि जो 12 के 12 चैम्बर्स होते हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ता है रेनी सीजन का, कि रेनी सीजन है कैसा सीजन है, हम लोगों का कंटिन्यूसली बर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। और एक अच्छी क्वालिटी की, अगर आउट ऑफ कंट्रीज़ अगर देखें तो ये हॉफमैन किल्स का यूज करते हैं, और ये काफ़ी यूजफुल रहता है हॉफमैन किल। तो इसलिए इसका यूज हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ब्रिक में जो बर्निंग प्रोसेस है, ब्रिक की बर्निंग प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, ये नहीं कि हमें रुकना पड़े किसी में भी। तो ये ओवरऑल किल्न बर्निंग थी। तो किल्न बर्निंग में ये हॉफमैन किल्न है। हॉफमैन किल्न के 12 चैम्बर हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें चलती हैं, कूलिंग, हीटिंग एंड बर्निंग, इनलेट, आउटलेट, ये सारी चीज़ें इस इन्हीं 12th चैम्बर में से चलती रहती हैं कंटिन्यूसली, और ब्रेक बर्निंग प्रोसेस ब्रेक की होती रहती है। इस तरीके से पूरी ब्रेक बन के तैयार हो जाती है, चाहे वो किल्न बर्निंग हो चाहे क्लैंप बर्निंग हो। अब देखिए यहाँ पे इसमें टॉपिक में मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो आप लोगों के लिए एज अ टास्क हैं। तो उसको आपको कंप्लीट करना है। वो आप देखेंगे कि ये 5 क्वेश्चंस हैं, और ये 5 क्वेश्चंस आपको इसमें कंप्लीट करना है कि किस तरीके से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, और मुझे सबमिट करना है। देन इसमें कुछ रेफरेंसेस जो यूज किए हैं हम लोगों ने, वो कुछ वेबसाइट्स हैं एंड कुछ बुक्स हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रेक, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को ब्रेक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी क्लियर हुई होगी कि ब्रेक एक्चुअली में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, मैंने बताया था कि बिल्कुल सिंपल है, टफ नहीं होती है ये। जैसे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक है, उसमें 6 प्रोसेस, 6 प्रोसेस का अपन को पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग, सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोगों को उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं कुछ। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग किसी भी डाउट, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने जैसा कि बताया कि जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थैंक यू।